मैं एफआईएस फ्लोज पर भी आपका व्यू जानना चाहती हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट्स कहीं ना कहीं अभी भी एफआईएस फ्लोज को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं और ओवर ईयर्स हमने देखा भी है कि जो एफआईएस की प्रिफर्ड चॉइस रही है इमर्जिंग मार्केट्स में, वो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने उनको पैसा बना के दिया है। हालांकि 2016 वैसा साल नहीं रहा और इसीलिए शायद हमने इक्विटीज और डेट दोनों ही मार्केट्स आउटफ्लोज देखे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या थिंग्स बेटर होंगी एफआईएस फ्लोज के फ्रंट पे 2017 में? अगर हम बॉन्ड मार्केट में देखें तो तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए एफआईआईस ने विड्रॉ किया है और ये सारा पैसा बनाने के बाद विड्रॉ हुआ है। अगर हम बॉन्ड मार्केट का इंडेक्स देखें तो भारत उसमें मेंबर नहीं है, हम इंडेक्स के बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे कोई मिड कैप स्टॉक निफ्टी या सेंसेक्स में मेंबर नहीं होता, वैसे हम हैं। अब हमारे यहाँ पे ब्याज के दरों में कटौती हुई है, हमारी कैरी भी बहुत अच्छी थी और बाकी देशों की तुलना के समक्ष रुपया काफ़ी कम गिरा है। ये तीनों कॉम्बिनेशन ने अच्छी कैरी, कम डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी और ब्याज के दरों में कटौती, ये तीनों ने मिला के भारत की डेट के ऊपर एफआईआई के लिए बहुत अच्छा रिटर्न पैदा किया है। अब एफआईआई के सामने दुविधा ये है कि जो नॉन इंडेक्स स्टॉक लिया था वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक करे कि नहीं करे। मेरे हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग का अंदेशा लिया है, बिकॉज़ नॉन इंडेक्स स्टॉक के ऊपर उन्होंने इतना सारा पैसा बनाया है और इसलिए वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं और उस वजह से हमें एक एफआईआई की सेलिंग डेट मार्केट में दिख रही है। जो इक्विटी मार्केट में रिडम्पशन हो रहा है एफआईआई का, वो इसलिए हो रहा है कि एक बाकी देशों की मार्केट हमारी देश के समक्ष काफ़ी गिर चुकी थी, उनकी करेंसी भी काफ़ी डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो वैल्यूएशन वाइज वो लोग बहुत सस्ते हो गए हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे निवेश करके एफआईआई ने लॉस भी ज़्यादा लिया है, बट आज की तारीख में बिकॉज वो बहुत सस्ते हो गए हैं तो शायद लोगों को भारत बेच के वहाँ पे थोड़ा पैसा डालने का मन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूएस में इक्विटी मार्केट तेज़ी पे है और उनकी जो डेट मार्केट है वहाँ पे भी ब्याज के दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ पैसा लोग इक्विटी से डेट मार्केट में लगा रहे हैं। उस वजह से इमर्जिंग मार्केट फंड्स में रिडम्पशन आ रही है, तो उसका नतीजा भी हम एफआईआई की सेलिंग के रूप में देख रहे हैं। दोनों मेरे हिसाब से डेट और इक्विटी दोनों की एफआईआई बिकवाली जो है वो भारत से ज़्यादा ग्लोबल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अब इस पैसे को हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा दें, अर्निंग्स की रफ्तार बढ़ा दें और बजट के अंदर फिस्कल कमिटमेंट को ऑनर करें, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके ये सारा पैसा वापस आ जाए। जी नीलेश, जैसे जैसे आपसे बातचीत हो रही है बाजार में गिरावट और गहरा रही है। 7900 के बेहद नज़दीक बाजार पहुंच चुका है, यानी कि 7 महीने के निचले स्तरों पर अब मार्केट कामकाज कर रहा है। 25 मई को बाजार ने 7900 लास्ट टाइम हिट किया था, उसके बाद अब उन लेवल्स के आसपास बाजार दोबारा पहुंचते हुए तो दिन के निचले स्तरों के साथ बाजार अब 7 महीने के निचले स्तरों पर भी कामकाज कर रहा है। लेकिन नीलेश, बजट में ऐसी बातचीत हो रही है कि टैक्सेशन को लेकर स्पेशली कंज्यूमर के बेनिफिट्स रिलेटेड टैक्सेस जो हैं वो शायद इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन का मेजर इंपैक्ट आया कंज्यूमर्स के ऊपर, तो उसको रिलीफ देने के लिए, उसको सेट ऑफ करने के लिए कुछ टैक्सेस का एटलीस्ट यहाँ पे टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाए, टैक्सेस का रिबेट दिया जाए। टैक्सेस को लेकर आप किस तरह के फेयरवेल की बातचीत हो रही है, और कंसीडरिंग कि अब नया बयान भी आ गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, इन चीज़ों को देखते हुए टैक्सेस पे आपका व्यू क्या है? डेफिनेटली इस वक्त हमारी उम्मीद यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में कंज्यूमर सेंटिमेंट को प्रोत्साहित करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे और उस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि एक जो मिनिमम इनकम टैक्स की लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, वो बढ़ाई जाएगी। दूसरा जो टैक्स क्लास है, टैक्स का स्लैब है, उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि एक रिटेल निवेशक के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो और वो उसका पैसा खर्च करके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना दायित्व निभा सके। जी मिस्टर शाह बने रहिए हमारे साथ। दीपक जसानी भी हैं। मिस्टर जसानी, अभी मार्केट्स डेलों पर आ चुके हैं, 7900 के लेवल्स पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्योंकि क्यूज तो ऐसे इंटरनेशनल मार्केट से थे नहीं जो कि इतनी कमजोरी रिफ्लेक्ट कर रहे थे,
अभी जो 1% का डिप इंडेक्स पर दिख रहा है, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? क्या ये जो बयान आए पीएम की ओर से, उसकी ओर से एफएम की ओर से क्लैरिफिकेशन भी आया, भले ही क्लैरिफिकेशन आया हो, लेकिन क्या ये उसकी वजह है जो नर्वसनेस दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि एक करेक्शन या फिर एक कमजोरी ड्यू थी वो ही आती हुई दिखी? क्योंकि अब 7900 को भी हम ब्रीच कर चुके हैं। अभी आप 7900 के सपोर्ट की बात कर रहे थे, वो भी ब्रीच हो चुका है। बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया है, एफआईआईज ईयर एंड पे अपने कुछ पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि अर्लियर जो लो था 7950, वहां पे बाजार ने अभी तक सपोर्ट लिया नहीं है, उसको तोड़ दिया है वन वे। सो टेक्निकल रिलेटेड सेलिंग भी इसमें आ सकती है, स्टॉप लॉसेस, मार्जिन कॉल्स वगैरह। और अभी पॉजिटिव ट्रिगर्स बाजार में नियर टर्म के लिए कोई नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा टायर्ड बुल अनलोडिंग कहिए या प्रॉफिट टेकिंग कहिए या माइनर स्टॉप लॉसेस कहिए, ये सारे कॉम्बिनेशन के कारण हम यहाँ पे वीकनेस देख रहे हैं। जी मिस्टर शाह, एक सवाल अर्निंग्स को लेकर भी होगा, क्योंकि अब जल्दी ही अर्निंग भी शुरू होने वाली है। जो एडवांस टैक्स के नंबर सो फार आए हैं, उन नंबर्स में भी ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सिलेक्टिव एक दो कंपनियों को छोड़ दो, उसके अलावा ज़्यादा किसी कंपनियों को खास एक्साइटमेंट नहीं आया, क्योंकि अर्निंग्स पे कोई रिकवरी नहीं आ पा रही है। और आपको अब क्योंकि नोटबंदी के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये और ज़्यादा लंबे समय के लिए टल गई है। आपका क्या व्यू है अर्निंग्स को लेकर? आपको लगता है कि शायद जीएसटी में भी ये अर्निंग्स थोड़ा बूस्ट है गोइंग फॉरवर्ड? सो जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसको अगर हम आप देखें तो एग्रीगेट लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 4 साल से नहीं आई है, बट इंडिविजुअल लेवल पे कई कंपनीज है जो 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है। होता क्या है कि कंपनीज मिला के कुछ प्रॉफिट लाती है, बट एक बैंक है जो अपनी एनपीएस क्लीन करने के लिए जब बैलेंस शीट साफ करता है तो बहुत बड़ा लॉस डिक्लेयर कर देता है, जो बाकी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ को निगेट कर देता है। अब हमारे हिसाब से एक बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की जो रफ्तार थी वो कम हो गई है, जो प्रोविजन करनी थी वो भी धीरे धीरे कम होनी चालू होगी, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जाएगा। जीएसटी के मामले में आज मार्केट कंफ्यूज्ड है, क्या वो 1 अप्रैल से लागू होगा, क्या वो 16 सितंबर से लागू होगा। सो जीएसटी रिलेटेड डिस्ट्रप्शन जब आएगा तब डेफिनेटली अर्निंग्स के ऊपर उसकी एक इम्पैक्ट आएगी, बट डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों कंबाइंड करे तो लिस्टेड कंपनी की अर्निंग्स में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस शिफ्ट होने की उम्मीद है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज टैक्स के आर्बिट्राज के बलबूते पे ऑर्गेनाइज सेक्टर से compete कर रहा है वो कम हो जाएगा, उसका बिजनेस ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज़ में मुनाफा होगा। तो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन दोनों ने भले ही शॉर्ट टर्म में पेन दिया हो या दे सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में जो उसकी बेनिफिट से जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, लेकिन मिस्टर शाह, इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में हम अर्निंग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके बाद ये डीमोनेटाइजेशन हो गया। ठीक है, जो भी फैक्टर्स आपने बताया वो डेफिनेटली उनका असर होगा। जीएसटी जब रोल आउट होगा उसका भी एक इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं अर्निंग्स पर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये डीमोनेटाइजेशन का स्पेशली अर्निंग इम्पैक्ट कितना और लास्ट करेगा? अभी बहुत अलग अलग आकलन लगाया जा रहा है, 1 क्वार्टर होगा, 2 क्वार्टर होगा, लेकिन मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ, डीमोनेटाइजेशन अर्निंग इम्पैक्ट क्या 2 क्वार्टर्स लास्ट करेगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है? और क्या आपको लगता है अर्निंग्स के लिहाज से या फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से वर्स्ट इज येट टू कम? आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है कि डीमोनेटाइजेशन की अर्निंग्स के ऊपर 1 क्वार्टर इम्पैक्ट होगी या 2 क्वार्टर इम्पैक्ट होगी। कंपनीज खुद इस वक्त इस परिस्थितियों से गुजर रही है कि वो हर 1 महीने को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। सभी का मानना ये है कि लॉन्गर टर्म में डीमोनेटाइजेशन की बेनिफिट होगी, बिकॉज ब्लैक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी मेन लाइन इकोनॉमी से मिल जाएगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से करेंसी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को फ़ायदा करेगी। हालांकि इस लॉन्ग टर्म बेनिफिट को पाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म पेन से गुजरना पड़ रहा है। अब वो 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, वो इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है। एक बार करेंसी इन सर्कुलेशन मार्केट में ढंग से आ जाए, एक बार बजट में पता चले कि सरकार किस तरह से कंज्यूमर को प्रोत्साहित कर रही है,
किस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करके इकोनॉमिक रिवाइवल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तब जाके हम अंदाज लगा पाएंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन की इम्पैक्ट 1 क्वार्टर में ख़त्म होगी या 2 क्वार्टर में।